आज तक स्टोरीज के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 106 107 सुन चुके हैं। अब किस्त 107 मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरी राय में तुम्हें अब ऐसा कदम उठाना चाहिए जिसका वो तसव्वुर भी ना कर सके। तुम क्या कहना चाह रहे हो? उसने उलझन अमेज लहजे में सवाल किया। तुम्हें नाम बदल कर किसी मारूफ होटल में काम करना चाहिए, बल्कि इंपीरियल होटल ही हो तो बेहतर है। दाऊद सोच भी न सकेगा कि उस होटल में फ्रैंकी के मामले के बाद तुम दोबारा उधर का रुख करोगे। तुम्हारी राय माकूल है, वो पुरख्याल लहजे में बोली, लेकिन ये सब बात के मराइल हैं। पहले तो हमें दाऊद से निपटना चाहिए। इस मामले में ताखीर हुई तो वो बदमाश हमारी दस्तरस से निकल जाएगा। वो इस कदर मोहतात वाक़ हुआ है कि एलन की हलाकत की खबर मिलते ही सबसे पहले अपना ठिकाना तब्दील करेगा। हालांकि वो एलन बरेज से मिस्टर एक्स के नाम से राब्ता कायम करता था और हिल्टन बार में उससे डी खान के नाम से अपनी ही एक मातहत की हैसियत से मिला था। मैंने सवाल किया, तुम उससे नहीं मिले, लेकिन मैं उसी के मिजाज से वाकिफ हूँ। उसके होटल छोड़ने के बाद यही बस एक बात काफ़ी होगी कि एलन को किसी ने हलाक कर दिया और वो उसे किसी न किसी हैसियत में मिल चुका था। दाऊद के साथ ही तुम्हें ऐशबर्न और आइज़ की भी फिक्र होनी चाहिए। मैंने चंद सानियों के बाद कहा, उन दोनों के साथ अगर तलख वाक़यात पेश आए तो उनकी वजह सिर्फ तुम्हारी ज़ात होगी। मेरे ज़हन में सब चीज़ें मौजूद हैं और मैं उसी बारे में अपनी तरजीहात तय करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरा ख्याल है कि खामोश रहकर हम दोनों अपनी अपनी जगह ज़्यादा बेहतर सोच सकेंगे। वैसे तो मैंने वीरा को आइज़क और ऐशबर्न के बारे में कुछ सोचने का मशवरा दे डाला था, लेकिन मुझे दाऊद के बारे में ज़्यादा परेशानी लायक हो गई थी। एलन बरेज की सरे में नाकामी से वो बाखबर हो गया था, लेकिन ये तवक्का नहीं थी कि सुबह के अखबार शाया होने से पहले वो एलन की हलाकत से बाखबर हो सके। अलबत्ता होस्टर्स क्लब में हम घेरने वाले मुसल्ला अजनबी की कहानी पूरी तौर पर उस तक पहुंच सकती थी और वो गैज़ो गज़ब के आलम में हमारे गिर्द अपना हिसार तंग करने की कोशिश कर सकता था, जो वीरा के लिए ना सही तो मेरे लिए मोहलक साबित हो सकती थी। वीरा हमसे अलग हुई तो उसके तेवर बहुत चारहाना थे। वो दाऊद के बारे में ताज़ा तरीन सूरत हाल का जायजा लेने के लिए तनहा हिल्टन होटल गई थी। उसने सोच लिया था कि वो हत्तुल इम्कान दाऊद की निगाहों से बचने की कोशिश करेगी, लेकिन उससे इत्तफाकन सामना हो ही गया तो राह फरार इख्तियार करने के बजाय उसे ऐसी खरी खरी सुनाएगी कि उसकी तबीयत साफ हो जाएगी। उसकी वापसी खिलाफ तवक्का बहुत ताखीर से हुई, लेकिन उसका मूड बहुत खुशगवार था। उसने होटल के इस्तकबालिया काउंटर से मालूम किया तो कमरा नंबर 510 की चाबी कीबोर्ड पर मौजूद नहीं थी, जिसका मतलब था कि दाऊद कमरे में या होटल ही की हदूद में मौजूद था। ये इतला मिल जाने के बाद वीरा ने होटल के डाइनिंग हॉल, ब्रेयर रूम से लेकर लॉबी तक का हर वो गोशा खंगाल डाला जहां होटल में ठहरने वाले वक्त गुजारी के लिए रह सकते थे, लेकिन वहां कहीं भी दाऊद का पता नहीं चल रहा था। उसके बावजूद वीरा लिफ्ट से ऊपर गई थी और फ्लोर की रूम सर्विस के एक वेटर को टिप देकर यह मालूम कर लिया था कि 510 नंबर वाला अपने कमरे में था और उसने रात का खाना भी अपने कमरे ही में खाया था। अब देखना यह है कि तुम उसे बाहर कैसे लाते हो। वीरा ने मुझे पूरी तफसीलात से आगाह करने के बाद चैलेंज करते हुए कहा, एक मरतबा वो काबू में आ जाए तो तुम देखना कि मैं उसका क्या हशर करती हूँ। ना आया तो मैं वही उसका काम तमाम कर दूंगा। डर बस ये है कि कहीं उसके धोखे में कोई बेगुनाह मेरे हाथों न मारा जाए। उसके मुलाकातियों में कोई पारसा नहीं है। यह अंदेशा तो अपने ज़हन से निकाल ही दो, लेकिन उसे जिंदा पकड़ना हमारे लिए हर एतबार से सूदमंद साबित होगा। वीरा ने पुरजोश लेने में कहा, मैं तुम्हें उसके खुदोखाल के बारे में बहुत कुछ बता सकती हूँ, लेकिन उसका कोई भरोसा नहीं। वो हर किस्म के फिल्मी जासूसों की तरह बहरूप बदलता रहता है। मैंने उसे मुख्तलिफ मौके पर मसनूई बालों की ऐसी विगें इस्तेमाल करते देखा है कि उसके असल बालों के बारे में यकीन से कुछ नहीं कह सकती। इसी तरह उसकी आंखें स्याह हैं, लेकिन हेथरो एमिग्रेशन से फारिग होते ही उसने टॉयलेट में जाकर रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस लगाए और उसकी आंखों की पुतलियों का रंग गहरा सब्ज हो गया। यानी मेरे शिकार की आंखों का रंग फिलहाल सब्ज है। मैंने उसके जोशीले अंदाज से लुत्फानंदोज होते हुए सवाल किया, सब्ज और सुर्ख के चक्कर में ना पड़ो। वो चिढ़ कर बोली, बस ये याद रखो कि कमरा नंबर 510 में जो भी है वही तुम्हारा शिकार है। उसको हर हाल में पकड़ना है। चलो पकड़ लूंगा, मैंने हंसते हुए बेपरवाही से कहा। ये बताओ कि अब तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? वो ऊपर अपने कमरे में है, मैं यही डाइनिंग हॉल में खाना खाऊंगी, उसके बाद आगे की सोची जाएगी। यहाँ खाना बहुत अच्छा मिलता है। तुम्हारा खाली मैदा शायद दिमाग पर भी असरअंदाज हुआ है। मैंने संजीदगी के साथ कहा, वो ऊपर है तो जरूरी नहीं कि मैदान बिल्कुल साफ हो, कोई और भी तुम्हें पहचान सकता है। ये ना भूलो कि दाऊद ने मकामी तंजीम को भी तुमसे पूरी तरह बदजन कर दिया है और तुम्हारा यूं खुलकर सरेआम घूमना मुनासिब ना होगा। तुम तो वाकई मेरे सरपरस्त बनते जा रहे हो। उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, खैर मैं जा रही हूँ, होटल से थोड़ी दूर रुक कर तुम्हारी गाड़ी की वापसी की मुंतजिर रहूंगी। तो क्या ये कार हमारे ही पास रहेगी? सुल्तान शाह ने हैर से सवाल किया। अब इसको अपनी मलकियत समझो, कल रकम अदा कर दी जाएगी। आज ये गाड़ी ट्रायल पर हमारे पास आई थी, वीरा ने कहा और अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई, जिसका मतलब था कि मुझे सुल्तान शाह वाली गाड़ी इस्तेमाल करना थी। गाड़ी के दरवाजे मुकफ्फिल करके हम दोनों भी पार्किंग लॉट से
होटल की तरफ चलती है। उस वक्त मेरा जहन नई मुहिम के बारे में तेजी के साथ काम कर रहा था और मैं सोच लिया था कि बराह रास्त दाऊद के कमरे में दाखिले की सूरत में बाज नाकाबिल तसव्वुर दुश्वारियां भी पैदा हो सकती थी। लिहाजा बेहतर यही था कि किसी तरह उसे कमरे से बाहर निकलने पर मजबूर किया जाए। उस सिलसिले में किसी हतमी नतीजे पर पहुंचने के लिए मैं सुल्तान शाह के साथ नीचे ही रेस्टोरेंट में जा बैठा। कई तजवीज़ों पर गौर करने के बाद मैंने आखिरकार एक हिकमत अमली वज़ा कर ही ली और वेटर से सादा लिफाफे समेत एक सादा कागज तलब करके उस पर अंग्रेजी में मुख्तसर सी 2 सतरें लिख डाली। तुम खतरे में हो, फौरन ये होटल छोड़ दो। मेरा ख्याल था कि भेजने वाले के नाम के बगैर वो 2 सतरी पैगाम दाऊद को बुखलाने के लिए काफ़ी होगा। तरहकीकत वो ख्याल मेरे जहन में वीरा की तकलीद में उभरा था, क्योंकि उसने इंपीरियल होटल में खंजर के जरिए एक रुक्का मुझ तक पहुंचा कर ही मुझे वापसी का मशवरा दिया था। उस रुक्के पर भी वीरा ने अपना नाम नहीं लिखा था, मगर मैं जिन हालात से दो चार था उसकी रोशनी में मेरे लिए उस हदायत को नज़रअंदाज करना नामुमकिन होकर रह गया था। मेरा ख्याल था कि दाऊद भी मेरे भेजे हुए पैगाम को आसानी के साथ नज़रअंदाज न कर सकेगा और उसे अपने किसी हमदर्द का मशवरा तसव्वुर करते हुए फौरी तौर पर उस पर अमल कर गुजरेगा। उस वक्त मेरे सामने सबसे बड़ा मसला यह था कि वो रुक्का किसी तरह दाऊद तक पहुंचाया जाए। अगर मैं टिप देकर होटल के अमले के किसी फर्ज से यह काम लेता तो शख्स दाऊद की बाज़पुरुष पर हमारी निशानदेही कर देता, और अगर हम उसे उस बारे में खामोश रहने या झूठ बोलने की हदायत देते तो शुबहात वो मुतला होकर वो रुक्का दाऊद तक पहुंचाने के बजाय होटल की इंतजामिया तक पहुंचा सकता था और यूं हमारा खेल बिगड़ जाता। मैं दाऊद की निगाहों में था, लिहाजा मेरा ऊपर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। ले दे के सुल्तान शाह ही रह जाता था जिसे उससे मकसद के लिए एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जा सकता था। वो मुझे देख कर भी भड़क सकता है। सुल्तान शाह ने बंद लिफाफा लेते हुए ख्याल जाहिर किया, जरूर भड़केगा लेकिन वो तुम्हें पहचानता नहीं। मैंने तसल्ली मेज लहजा में कहा, तुम मुझसे कह सकते हो कि होटल से बाहर एक सफ़ेद फार्म ने तुम्हें लिफाफा पहुंचाने के लिए 5 पाउंड मुआवजे की पेशकश की और तुम तैयार हो गए। अगर वो बदमाशी पर तुल गया फिर तुम्हारे भी हाथ खुले हुए होंगे। एलन बरेज का बेआवाज पिस्तौल तुम्हारे पास है, तुम जिस तरह चाहो अपनी मुदाफत की राह तलाश कर सकोगे। वैसे मैं भी गाफिल नहीं रहूंगा। 10 मिनट तक तुम्हारी वापसी ना हुई तो मैं भी तुम्हारी मदद के लिए पहुंच जाऊंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि उसकी नौबत नहीं आएगी। पैगाम का मतन ऐसा है कि तुम्हें भूल कर वो अपनी फिक्र में मुब्तला हो जाएगा और हम बाहर उसे घेर सकेंगे। मैंने वेटर को तलब करके बिल अदा किया और हम दोनों ने रेस्टोरेंट छोड़ दिया। सुल्तान शाह बाहर निकलकर लिफ्ट की तरफ हो लिया और मैं लॉबी में पड़े हुए सोफों की तरफ बढ़ गया, जहां से मैं लिफ्ट के जरिए आने जाने वालों पर निगाह रख सकता था। वीरा की ख्वाहिश के बरक्स मैंने फैसला कर लिया था कि दाऊद को जिंदा गिरफ्तार करने के बजाय ठिकाने लगाना ही बेहतर होगा, क्योंकि उस तरह वीरा के लिए एक नई मसरूफियत पैदा हो सकती थी। दाऊद से बाज़पुरुष के नतीजे में जो हकायक सामने आते उनकी रोशनी में वीरा फौरी तौर पर शी में अपना खोया हुआ मकाम हासिल करने की कोशिश शुरू कर देती और गजाला की तलाश पर उसकी पूरी तवज्जो मरकूज न हो पाती। मैं लॉबी में आराम से सिगरेट नोशी करता रहा। उस दौरान में लिफ्ट के जरिए लोगों की आमदोरफ्त जारी रही, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक उनमें एशियाई कोई नहीं था। आखिरकार सुल्तान शाह भी एक लिफ्ट से निकलता हुआ नजर आया और चंद कदम आगे बढ़कर मुतजस्सिसाना अंदाज में मेरी तलाश में चारों तरफ नजरें तोड़ने लगा। मैंने अपनी जगह छोड़ते हुए फिजा में हाथ लहराकर उसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया तो वह पुरजोश अंदाज में मेरी तरफ लपका था। मैंने भी तेजी के साथ उसकी तरफ पेशकदमी की और रास्ते ही में उससे जा मिला। वीरा दुरुस्त कह रही थी। मेरे करीब पहुंचती वो दबी दबी पुरजोश आवाज में बोला, वो तो बहुत ही जबरदस्त अदाकार बल्कि बैरूपिया निकला। उसने इतनी चालाकी से हुलिया तब्दील किया है कि बिल्कुल अंग्रेज मालूम होता है। तो तुम्हारी उससे मुलाकात हुई कि? मैंने मुसर्रत में लहजे में सवाल किया। उसने खुद ही दरवाजा खोला था और मैंने कुछ कहे बगैर बंद लिफाफा उसे थमा दिया। साला बिल्कुल अंग्रेज लग रहा था, कद काट खासा जानदार लगता है। मैं उसकी राय जनी पर कुछ न कह सका, क्योंकि उस वक्त तक मैंने दाऊद की झलक भी नहीं देखी थी। उसका बीज के बारे में मेरी मालूमात वीरा से सुनी बातों तक महदूद थी। लिफाफा उसने तुम्हारे सामने खोल लिया था, बहुत जलील आदमी है। उसने बुरा मुंह बनाते हुए तल्ख लहजे में कहा। मुझसे लिफाफा लेते हुए यूं बुरा सा मुंह बनाया था जैसे खुद पदाइशी सफ़ेद फाम हो। मैं देखा है कि यहाँ के रहने वाले बात में बात है, माजरत और शुक्रिया के अल्फाज इस्तेमाल करने की आती है, मगर उसने शुक्रिया के 2 लफ्ज़ तक न कहे और लिफाफा लेते ही दरवाज़ा दोबारा बंद कर लिया और मैं वहाँ वक्त बर्बाद किए बगैर वापस लौट आया। दाऊद का यह रवैया मेरे लिए गैर मुतवक्का था, लेकिन मुझे खुशी थी कि सुल्तान शाह किसी शक शुबे का निशाना बने बगैर खैरियत के साथ लिफाफा पहुंचा कर वापस लौटाया था। दाऊद ने वह पैगाम कमरे का दरवाजा बंद करते ही पढ़ लिया होगा, और अगर उसे पैगाम की असलियत पर जरा भी शुबा होता तो यकीनी तौर पर फौरन बाहर आकर सुल्तान शाह के नीचे जाने से कबल उस बारे में बाज़ पुरस करता। लेकिन उसकी तरफ से किसी मुदाखलत के बगैर सुल्तान शाह की वापसी से साहिर हो रहा था कि दाऊद ने उस मुख्तसर पैगाम पर यकीन कर लिया था और अब वो किसी भी लम्हे होटल के कमरे को खैरबाद कह सकता था और हमारे लिए काउंटर की निगरानी जरूरी होगी थी, जहाँ उसे होटल का बिल या हिसाब बेबाक करने के लिए आना था। बदकिस्मती से मैंने उसको कभी नहीं देखा था, लेकिन सुल्तान शाह उसे एक अंग्रेज के रूप में देखा था। लिहाजा मैंने सुल्तान शाह समेत दोबारा वहीं जम जाने का फैसला किया और हम दोनों लॉबी के एक दूर उफ्तादा गोशे में जा बैठे, जहाँ हमारा आसानी के साथ देखा जाना मुमकिन नहीं था, लेकिन अब आसानी काउंटर पर निगाह रख सकते थे।
हमें वहां बैठे हुए चंद ही मिनट गुजरे थे कि सुल्तान शाह ने मुस्तरबाना अंदाज में पहलू बदलते हुए मुझे एक तरफ मुतवज्जा किया और मुझे यूं महसूस हुआ जैसे किसी ने अचानक मुझे यक बस्ता पानी में गोता दे दिया हो। सामने से काउंटर की तरफ आने वाला वही सफेद फार्म था जिसने पिस्तौल के बल पर मुझे और वीरा को होस्टेस क्लब से अगवा करने की कोशिश की थी, मगर मैं उसे रास्ते में जुल देकर निकल भागने में कामयाब हो गया था। जबकि वीरा के नाम से वाकिफ होने के बाद वो खुद ही उससे पीछा छुड़ाने के चक्कर में था। उसके पीछे एक पोर्टर वजनी सूटकेस उठाए चला आ रहा था, जिसका मतलब था कि सफेद फार्म होटल छोड़कर जा रहा था, मगर मुझे उसकी जात में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि यक बयक सुल्तान शाह पर गुस्सा आने लगा था। क्या बात है? मुझे अपनी तरफ घूरते देखकर उसने बुखलाए और लहजे में सवाल किया। तुम बिल्कुल अहमक हो। मैंने उसीले लहजे में कहा, क्या वो लिफाफा तुमने इसी के हवाले किया था? कमरा नंबर 510 पर दस्तक देने पर यही बाहर निकला था। उसने मुदाफाना लहजे में कहा, क्या ये दाऊद नहीं है? ये वही खबीस है जिसने थोड़ी देर पहले भी मुझे और वीरा को होस्टेस क्लब में घेरा था। कमाल है कि तुम करीब से देखने पर भी असल चेहरे और मेकअप में तमीज नहीं कर सके। अव्वल तो वो लम्हा भर के लिए सामने आया था, उसके बाद दरवाजा खोलते ही मैंने लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया और उसने लिफाफा लेते ही दरवाजा बंद कर लिया। दो बिरादारी में रोशनी बहुत हल्की थी। फिर सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरे जहन में वीरा की बताई हुई तफसीलात ताज़ा थी। मैं समझा कि दाऊद ही ने मेकअप किया हुआ है। मैं सुल्तान शाह को घूरते हुए सोचता रहा। सफेद फार्म काउंटर पर गालबन अपना हिसाब बनवा रहा था। दाऊद के बारे में मेरा मंसूबा खाक में मिलता नजर आ रहा था। एलन ब्रेज के अतराफात की रोशनी में मुझे पूरा यकीन था कि वो हिल्टन ही में मुकीम था, लेकिन सफेद फार्म ने वहां से बरामद होकर सारी तवक्कात पर पानी फेर दिया था। बहरहाल यही काफी था कि वो सफेद फार्म भी दाऊद के आदमियों में से था, और अगर थोड़ी देर पहले उसने मुझ पर हाथ डालने की कोशिश की थी तो अब मैं उसको घेर कर अपना हिसाब बेबाक कर सकता था। शायद उसी से यह भी मालूम हो सकता था कि मेरे निकल भागने के बाद उसने दाऊद को किस ठिकाने पर अपनी नाकामी से मुतल्ला किया था। मेरा जहन तेजी के साथ पूरी सूरत हाल के तजिए में मसरूफ था। सफेद फार्म दाऊद के लिए काम कर रहा था तो मेरी तरफ से मिलने वाले जाली पैगाम को भी उसी से मंसूब समझ बैठा होगा। मगर उन तमाम बातों में एक बात मेरे जहन में खटक रही थी कि गिरोहबंद मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस रहने वाले लोग आमतौर पर आपस में पैगाम रसानी के लिए अजीबोगरीब बल्कि बाजुकात मजाक खेज तरीके इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी किसी अजनबी शख्स के जरिए मिलने वाले पैगाम या बंद लिफाफे को देखते ही फितरी तजस्सुस से मजबूर होकर लिफाफे को फौरन न खोलना मेरे नजदीक नाकाबिले फहम बल्कि मानी खेज था। सफेद फार्म सुल्तान शाह से लिफाफा लेकर जिस अंदाज में कमरे में वापस लौटा था, उससे शुबा होता था कि कमरे में कोई और भी मौजूद था जो उस कमरे के पते पर आने वाले लिफाफे को खोलने का मिजाज था, और सफेद फार्म ने वो बंद लिफाफा उसी के हवाले किया होगा। गुस्से की इब्तदाई लहर मादूम होती ही मेरे जहन में सूरत हाल रफ्ता रफ्ता वाज़ेह होने लगी और मैंने पूरी कुव्वत के साथ उस सफेद फार्म पर हाथ डालने का फैसला कर लिया। एलन ब्रेज की फराहम की हुई मालूमात 100% दुरुस्त थी और दाऊद होटल के उसी कमरे में मुकीम था, मगर यह इत्तेफाक था कि जिस वक्त सुल्तान शाह लिफाफा देने के लिए उस कमरे में पहुंचा, वहां सफेद फार्म दाऊद को अपनी नाकामी से बाखबर करने के लिए आया हुआ था। दाऊद खुद को हत्तुल इम्कान शनाख्त से बचाए रखना था, लिहाजा दरवाजे पर दस्तक के जवाब में उसने सफेद फार्म को दरवाजा खोलने का हुक्म दिया होगा और उसने सुल्तान शाह से लिफाफा वसूल करके दाऊद के हवाले कर दिया होगा। वो पैगाम शायद दाऊद के लिए भी काबिल कबूली था। उसने फौरी तौर पर होटल को खैरबाद कहने का फैसला कर लिया, लेकिन साथ ही वो अपनी शनाख्त के मामले में हिसास था, लिहाजा उसने अपना हिसाब बेबाक करने के लिए अपनी जगह सफेद फार्म को काउंटर पर भेज दिया और खुद गालबन पिछले जीनों या कार्गो लिफ्ट के जरिए निकल गया। होटल के बारे में यह नुक्ता खासा दिलचस्प है कि रहायशी कमरा हासिल करते हुए अमूमन शनाख्त जरूरी होती है। रजिस्टर में नाम और वल्दियत से लेकर कौमियत तक दर्ज की जाती है, लेकिन कमरा छोड़ते हुए सिर्फ वाजिबात की अदायगी जरूरी होती है जो कोई भी कर सकता है। उस वक्त दाऊद ने शायद उसी फार्मूले पर अमल किया था। अगर मेरा कायम किया हुआ नजरिया दुरुस्त था तो सफेद फार्म की जात भी अहमियत हासिल कर जाती थी, क्योंकि उसे दाऊद के कमरे तक रसाई हासिल थी। अब यह और बात थी कि सफेद फार्म दाऊद की असलियत से लाइल्म रहा। सफेद फार्म वाजिबात की अदायगी से फारिग होकर नकासी के रास्ते की तरफ बढ़ा तो मेरा ख्याल था कि वो पोर्च से ही किसी गाड़ी या टैक्सी में सवार होगा, और अगर उसके पास अपनी गाड़ी मौजूद थी तो पोर्टर को बरामदे में रोककर पार्किंग लॉट से गाड़ी पोर्च में लाकर सामान लेता हुआ बाहर रवाना हो जाएगा। मेरे इशारे पर सुल्तान शाह मुझसे आगे हो लिया था और मैं इतने फासले से चल रहा था कि सफेद फार्म चलते चलते अचानक ही पलट पड़े तो मैं फौरी तौर पर किसी आड़ में पनाह ले सकूं। उसी तरतीब से बाहर निकलने पर मुझे यह देखकर हैरत हुई कि सफेद फार्म पोर्टर को साथ लिए बराह रास्त पार्किंग लॉट की तरफ जा रहा था। सफेद फार्म का वो एकदम मानी खेज था, तो उसका मतलब था कि उसकी गाड़ी पार्किंग लॉट में मौजूद थी, मगर वो किसी वजह से अपनी गाड़ी रोशन पोर्च में नहीं लाना चाहता था। मेरे वजूद में सनसनी की लहर तोड़ गई। मैं जिस बसात को उलटता हुआ महसूस कर रहा था वो अचानक ही हैरत अंगेज मोड़ लेती हुई नजर आ रही थी। पार्किंग लॉट की खुली फिजा में धुंधली सी रोशनी फैली हुई थी और हम चारों आसेबी सायों की तरह कारों की कितारों के दरमियान से गुजरते हुए आगे बढ़ रहे थे कि सफेद फार्म एक कार के करीब रुक गया। वो पोर्टर को फारिग करने के लिए पर्स की तरफ मुतवज्जा हुआ तो उसने कार की खोलने के बजाय सूटकेस जमीन पर रखवा लिया था।
उस वक्फे से मेरे साथ ही सुल्तान शाह ने भी फायदा उठाया और हम दोनों नीचे झुककर सफेद फार्म से करीब गाड़ी की ओट में दुबक गए। पोर्टर टिप लेकर वापस लौट गया तो चंद सालियों तक खाली और ज़ेनी के आलम में खड़े रहने के बाद सफेद फार्म उस गाड़ी की ड्राइविंग सीट की तरफ मुतवज्जा हुआ था जिसके करीब वो मौजूद था। उसी लम्हे फिजा में उसकी दबी दबी तहय्युर अमेज आवाज उभरी और फिर वीरा की चहकती हुई आवाज सुनाई थी। देख लो, मैं फिर मौजूद हूँ। कैकी के साथ वीरा की आवाज सुनाई थी। तुम मुझे छोड़कर भाग गए थे लेकिन मैं यहाँ भी पहुंच गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी तुमसे दूसरी मुलाकात हो सकेगी। खान कहाँ है? सफेद फार्म की आवाज में बुखलाहट के साथ ही तशवीश भी सिमट आई थी। तुम्हारी कार की केबल लाइट खराब है, टटोल कर देखोगे तो वो भी नशिस्तों के पायदान में सोता हुआ मिलेगा। नींद का बड़ा कच्चा मालूम होता है तुम्हारा खान। फिर वो फुर्ती से कार के अकबी दरवाजे की तरफ लपका था। मैंने अपनी जगह छोड़ दी। वीरा की मौजूदगी के बायस आंख मचोली बेसूद थी। वो शायद दाऊद को पहले ही जेर कर चुकी थी और अब सफेद फार्म भी घेरा जा चुका था। ओह, ये तो बुरी तरह जख्मी मालूम होता है। सफेद फार्म की आवाज उभरी। इसकी तो गर्दन खून में लथड़ी हुई है। क्या तुमने इसे मार दिया? मेरा इरादा नहीं था। अगर मर गया तो कसूर खुद इसी का है। खंजर की नोक गर्दन पर होने के बावजूद उठने की कोशिश की जाए तो दोहरी धार अपना काम दिखा देती है। सर लहजे में उससे बात करके वो मेरी तरफ मुखातब होगी। तुम इसे लेकर मेरे साथ चलो, सुल्तान शाह को वापस होटल भेज दो। सफेद फार्म ने मुड़कर सुल्तान शाह की तरफ देखा और उसके चेहरे पर शिकस्त के आसार फैल गए। पार्किंग लॉट में ज्यादा देर ठहरना खतरनाक हो सकता था, लिहाजा मैंने गाड़ी में पड़े हुए दाऊद की नब्जें टटोली तो दूर तक किसी धड़कन का छाया तक नहीं था। अंधेरे के बावजूद मेरे लिए यह अंदाजा लगाना दुश्वार नहीं हुआ कि वीरा ने बहुत बेरहमी के साथ उसकी शहरक काट डाली थी। सफेद फार्म का लाया हुआ सूटकेस अकबी नशीस पर दाऊद की लाश पर डलवाकर मैंने सफेद फार्म को अपनी जेब में असलहा की मौजूदगी से बाखबर करते हुए वीरा के पीछे चलने पर मजबूर कर दिया। सुल्तान शाह उसे बेचते ही अपनी गाड़ी की तरफ आगे निकल गया था। वीरा की कार के करीब पहुंचकर मैं सफेद फार्म के साथ अकबी नशिस्त पर सवार हो गया और वीरा ने ड्राइविंग सीट संभाली। क्या तुमने खान को वाकई ज़िबा कर दिया? कार के रवाना होते ही सफेद फार्म ने भराई हुई तशवीश सदा आवाज में सवाल किया था। गैर मुतवक्का तौर पर बदली हुई सूरत हाल पर खाइफ नजर आ रहा था। नब्ज बंद होने के बाद दोबारा चल पड़े तो और बात है, वरना फिलहाल तो वो मर चुका है। वीरा ने सपाट लहजे में कहा। मैं खुद उसे जिंदा पकड़ना चाहती थी लेकिन मालूम होता है कि उसकी मौत मेरे ही हाथों लिखी हुई थी। ये तुमने बहुत बुरा किया। सफेद फार्म मुतासफाना लहजे में बोला। खान मिस्टर एक्स का खास आदमी था। उसके कत्ल पर वो तुम्हें दुनिया के आखिरी सिरे पर भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। ये मिस्टर एक्स क्या बला है? वीरा ने मजाक का उड़ाने वाले लहजे में सवाल किया। मुझे तुम्हारे बारे में खान ने सब कुछ बता दिया था, लिहाजा मैं तुम्हारी मालूमात में इजाफे के लिए बताने में कोई हर्ज नहीं समझता कि ग्रुप 9 आजकल बराह रास्त मिस्टर एक्स से अहकामात का पाबंद कर दिया गया है और उसकी हदायत खान के जरिए मुतलका लोगों तक पहुंचती थी। वो वीरा से मुखातब होकर बोला। ओह, वीरा की उसीली आवाज उभरी। तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई थी। क्या तुम भी ग्रुप 9 में हो? नताइज तुम खुद अखज़ कर सकती हो। मैंने जो बात जरूरी समझी वो तुम्हारे गोश गुजार करती है। तुम जानती हो कि ग्रुप 9 मामूली मामलात से अलग रखा जाता है। काश खान ने मेरी नाकामी से पहले ही मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया होता तो शायद इस वक्त सूरत हाल कुछ और होती। हौसले क्लब से निकलने के बाद तुम लोग मेरी आंखों में धूल झोंक कर फरार नहीं हो सकते थे। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर लाने के लिए अब मुझे भी बताना पड़ेगा कि खान खुद ही मिस्टर एक्स था और तुम उसका हशर देख चुके हो। शुगर को इनसे टकराने वालों के लिए जमीन अमूमन तंग हो जाया करती है। वीरा ने सख्त लहजे में कहा। तुम मुझे झूठी बातों से खौफजदा नहीं कर सकती। वह एहतजाज अमेज खौफजदा से लहजे में बोला। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे साथी किसी भी लम्हे तुम पर धावा बोल सकते हैं। मैं चौंक पड़ा। उसकी धमकी बेबुनियाद नहीं हो सकती थी। मैंने अपने पिस्तौल की नाल उसकी पहलू से लगा दी। डिटेक्टर कहाँ है? जरा भी ताखीर की तो मैं ट्रैगर दबा दूंगा। कैसा डिटेक्टर? वो अनजान बनकर हैर से बोला। वही जिसके बल पर तुम्हारे साथी हमें घेर सकेंगे। मैं ऐसी किसी चीज से वाकिफ नहीं। ये बकवास कर रहे। तुमने इसकी दुखती रग पर हाथ डाला है। वीरा ने हुसीले लहजे में कहा। खास फ्रिक्वेंसी पर बेआवाज इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल नशर करने वाला ये कीमती आला ग्रुप 9 के हर रुकन के पास होता है और 150 मील के दायरे में लोकल हेडक्वार्टर के कंट्रोल में हर लम्हे उन लोगों की पोजीशन का इल्म रहता है और इसी आले का एक छोटा सा बटन दबा दिया जाए तो आम इशारे के बजाय ये खतरे का सिग्नल भेजने लगता है। हेडक्वार्टर में समत और फासले का तयन करते ही वो लोग उसकी मदद के लिए कोई पार्टी रवाना कर देंगे जो अपनी मशीन पर रेडियाई इशारों के मंबा का खोज लगाते हुए हम तक पहुंचाएंगे। सब कुछ जानकर भी अनजान बनती हो। उसने तल्ख लहजे में कहा। यह ठीक है कि मैं तुम्हारे लिए मौत का पैगाम नशर कर चुका हूँ। तुम मेरी बोटियां भी उड़ा डालो तो मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा और मौत किसी भी लम्हे तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तुम इस पर अपना वक्त क्यों बर्बाद कर रही हो? मैंने वीरा से मुखातब होकर कहा। आखिर हम किस लिए इसे अपने साथ लादे हुए फिर रहे हैं? कहीं भी इसे गोली मार कर फेंक ही क्यों न दे? वीरा बेपरवायाना लहजा में बोली। जब दाऊद ही जिंदा हाथ ना सका तो ये भला किस काम आएगा? मैं गाड़ी शहर से निकालती हूँ, रास्ते ही में इसे ठिकाने लगा देना। तुम मेरे साथ जो सलूक चाहे कर सकते हो लेकिन यह याद रखना कि तुम लोगों के दिन पूरे हो गए।
शी के लिए तुम्हारी जात एक मुस्तकिल खतरे की हैसियत इख्तियार कर गई है, जिसके सद्देबाब के लिए मिस्टर एक्स को खुसूसन मिशन सौंपा गया था। उसने अपना फिक्रा पूरा करके जो ही पहलू तब्दील किया, मेरी पूरी कुव्वत के साथ जैसे तुले अंदाज में अपने पिस्तौल का आईनी दस्ता उसकी कनपट्टी पर रसीद किया और वकराता हुआ उसी पोजीशन में निशिस्तगाह से टिक कर बेहोश हो गया। आगे आ जाओ। पीरा ने मेरी कार्रवाई पर इत्मीनान का इजहार करते हुए पेशकश की, जिसे मैंने कबूल नहीं किया। सफेद फार्म किसी भी लम्हे होश में आकर दुश्वारियां खड़ी कर सकता था, इसलिए हम में से एक का उसके सर पर मुसल्लत रहना जरूरी था। ये बताओ कि तुम अचानक पार्किंग लॉट में कैसे पहुंच गई? मौका मुयस्सर आते ही मैंने अपने जहन में चुपता हुआ सवाल कर डाला। वो हंसने लगी। मैंने सोचा कि बाहर ममनू इलाके में गाड़ी पार करके तुम्हारी बखैर आफियत वापसी का इंतजार करने से बेहतर होगा कि अंदर ही चले जाऊं। वहां थोड़ी ही देर बाद मुझे सर्च लाइट की रोशनी के हल्के से बचकर गुजरते हुए दाऊद नजर आया, जो बहुत उजलत में था। इत्तेफाक था कि मैंने अपनी कार ऐसी जगह पार्क की थी कि लाइट में आने वाले हर शख्स पर निगाह रख सकूं, क्योंकि मुझे तुम दोनों की आमद का इंतजार था। मैंने मोहतात रहकर उसका पीछा किया और जब वो बज़ाहिर किसी की निगाहों में आए बगैर कार में घुसकर अकबी पायदान में रुपोश हो गया, तो मैंने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर उसे जा लिया। मेरे पास महज एक खंजर देखकर वो मुजाहमत पर तुल गया और मुझे मजबूरन उसकी गर्दन काटना पड़ गई, क्योंकि एक बार पायदान से उठने के बाद वो मेरे लिए बदतरीन हरीफ साबित हो सकता था। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि वो किसी और की आमद का मुंतज़िर था और आखिरकार तुम लोग आ पहुंचे।